ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है। अगर आपके पास मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक दूसरे के क्लोज हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, रिपेल या फिर अट्रैक्ट? रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं तो क्या ये अपनी पोजीशन पे स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं? अनस्टेबल है। आपको पता ही है, जब हमने किया था पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, हमने याद है ना, हमने एक बड़ा इजी सा वर्ड कर लिया था कि जब भी कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी वर्ड आएगा, सिंपल सी बात है कि उसका मतलब है कि दो चार्जेस के बीच में अनस्टेबिलिटी है या दो बॉडीज के बीच में अनस्टेबिलिटी है, राइट। तो अगर आप इन चार्जेस को फ्रीली छोड़ दोगे तो ये यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हो सकता है ये इधर को चला जाए और ये उधर को चला जाए, राइट। तो बेटा, अगर आप इन दो चार्जेस को स्पेस में एक दूसरे के क्लोज रख रहे हो, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसमें नहीं इसमें नहीं, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जो जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज दे आर अनस्टेबल, राइट। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या ये अपनी जगह पे स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आपने इन दोनों को अपनी जगह पे रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास तीन चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव। क्या ये अपनी अपनी जगह पे स्टेबल है? नहीं स्टेबल है। तो इन तीनों के बीच में जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, कैसे? इन दोनों के बीच में एनर्जी, इन दोनों के बीच में एनर्जी और इन दोनों के बीच में एनर्जी, जो ये टोटल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी इन सभी के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। लाइक दिस, वेरी सिंपल, राइट। अगर हमारे पास यहाँ पे चार चार्जेस हैं, कोई भी साइन ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या ये अपनी जगह पे रुकेंगे? अनस्टेबल है, क्योंकि एक दूसरे के फिर सराउंडिंग्स में है। अगर ये एक दूसरे के सराउंडिंग्स में हैं, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो इन सभी का सम हो जाएगी, ई नेट, राइट। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है और ये पूरी स्पेस पे सिर्फ ये एक ही चार्ज है, कोई चार्ज और नहीं है, एक ही चार्ज है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आंसर विल बी जीरो, राइट। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, इसको ना कोई रिपेल कर रहा है ना कोई इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब आप एक चार्ज को, ये मान लो ये स्पेस है, ये पूरी स्पेस है, ये ठीक है, ये स्पेस है, आप इस चार्ज को स्पेस में लेके आए, यहां पे लेके आए, तो आपने कितना वर्क किया इसको यहां पे लेके आने के लिए? आंसर है जीरो। क्यों जीरो वर्क किया? क्योंकि ये ना ही इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा था ना ही इसको कोई रिपेल कर रहा था, राइट। लेकिन जब ये यहां पे आ गया, उसके बाद आप एक और चार्ज लेके आने लगे यहां पे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एक ऑलरेडी चार्ज पड़ा हुआ है, वो इसको रिपेल करेगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने वर्क करके आप इसको यहां पे ले आए, मान लो आपने वर्क किया और आप यहां पे ले आए, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, दैट इज अगेन कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्यों क्या होती है? एक सिंपल सी वर्ड में आपको समझाऊं सेंटेंस में, वो यही है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे की सराउंडिंग में पड़े होंगे या दो से ज्यादा पड़े होंगे, तो डेफिनेटली उनके बीच में एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी आपको कैसे समझनी है? बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो चार्जेस है ये अपनी जगह पे स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है ये। तो अनस्टेबिलिटी को जो चीज डिफाइन करती है, उसका नाम ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। एक क्वेश्चन आता होता है कि पोटेंशियल एनर्जी किस में है, इसमें है या इसमें है? तो आंसर इज, इस दोनों में पोटेंशियल एनर्जी एक का काम नहीं है, दोनों को मिला के काम है।
तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये दोनों चार्जेस चाहिए, तो इसके इन दोनों के बीच में, जैसे कि अगर हम कुलुम फोर्स की बात करते थे तो मैं कहता था कुलुम फोर्स किसमें है, इसमें है या इसमें है? आंसर इस दोनों के बीच में है। फॉर्मूला भी यही कहता था, फॉर्मूला कहता था 1/4πε0, दोनों चार्जेस लो और उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करो। तो हम ये नहीं कहते Q1/r² या Q2/r²। अगर एक चार्ज होगा तो फोर्स नहीं है, अगर दो चार्जेस होंगे तब आप उसके बीच में कूलम्ब फोर्स फाइंड आउट करोगे। सिमिलरली हम जब पोटेंशियल एनर्जी का भी आंसर निकालेंगे ना, उसमें भी हम दोनों चार्जेस को यूज करेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दोनों चार्जेस के कारण एग्जिस्ट करती है, और कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ रही है छोटी सी ये? अब मुझे आप बताओगे, अगर यही केस मैं दोबारा से आपको दोबारा फिर बना दूं, यहाँ पे Q1 है और Q2 को यहाँ पे ले आया, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पहले केस से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा हो जाएगी, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली अनस्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर आपको यहां से यहां तक लेके आना है चार्ज को, तो आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है वहां पे आपको लेके चार्ज को लेके आने के लिए वर्क भी ज्यादा करना पड़ता है, राइट? ठीक है, इस केस में दोबारा आते हैं, हमारे पास दो चार्जेस अंदर चले गए, ऐसे ही हमने एक तीसरा चार्ज डाला, फिर फोर्थ वन, फिर फिफ्थ वन, अब मैं सिक्स चार्ज लेके आ रहा हूं अंदर। तो जब सिक्स चार्ज लेके आ रहा हूं तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इन सभी के अंदर, वो पहले ही ज्यादा है या कम है? ज्यादा हुई पड़ी है। पहले जैसे एक चार था, फिर दो थे, पांच छह हो गए, तो ज्यादा एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी है इसका मतलब आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इस नए चार्ज को अंदर लेके आने के लिए। बार बार हम वही बात घूम फिरा के कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अनस्टेबिलिटी ज्यादा है तो समझ लो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जितनी ज्यादा, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी जानना ही क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जानने का मतलब ये होता है कि अगर आपको और चार्ज लेके आना है अंदर तो आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैपेसिटेंस का ये बेसिक्स है कि अगर आपको ज्यादा चार्ज लेके आना है देन यू हैव टू डू मोर वर्क। जितना चार्ज अंदर फिल करते जाओगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी और उतना ही आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा एक और चार्ज को अंदर लेके आने के लिए। तो एक ये समझ लो कि एक ऐसा टाइम आ जाता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे पास इतना वर्क ही नहीं कर सकते हम कि एक चार्ज को और अंदर मूव कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बस यही इसकी एनर्जी है, मतलब इतने ही चार्ज ये ले सकता है, इसके ऊपर चार्ज नहीं ले सकता, राइट? ठीक है, तो हम एक बार कंक्लूड कर दें। पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें अपनी सेंस में समझना है, दैट इज कॉल्ड एज जस्ट अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी बिटवीन टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कहाँ पे करती है? इन दोनों के बीच में। जितना इन दोनों के बीच में अनस्टेबलनेस ज्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि दो पॉजिटिव हैं या पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी सभी में होती है। अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? तो आप इसकी एनर्जी निकालोगे, इसकी एनर्जी निकालोगे, इसकी एनर्जी निकालोगे और सभी का सम कर दोगे, वो उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इज इट ओके, राइट? तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने ये तो पता कर लिया, अब मुझे ये पता करना है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है, तो हम वो फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो। सो राइट डाउन, सो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन in assembling the charges, in assembling the charges, in assembling the charges at their locations, at their locations by bringing them from infinity, by bringing them from infinity, from infinity, राइट? इसका क्या मतलब, अगर आपको इस जगह पे चार्जेस को असेंबल करना है तो आप ऐसे लेके आओगे, चार्जेस को ऐसे लेके आओगे,
ऐसे लेके आओगे तो एक चार्ज को आपने यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे एक रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया। जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा किस काम के लिए, इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस, इन लोकेशंस पे इनको असेंबल करना है। कैसे असेंबल करना है, बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेके आना है, यहाँ पे असेंबल करना है। उसके लिए आपको जितना भी वर्क करना पड़ेगा उस वर्क का नाम पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वर्क डन किया, यहाँ तो स्टार्टिंग में पता नहीं, हो सकता है ये जीरो ही हो, लेकिन चलिए हम लिख देते हैं। यहाँ आपको वर्क डन करना पड़ा, ऐसे आपको वर्क डन करना पड़ा। तो ये सारे वर्क डन जब हम असेंबल करने के लिए इनको एड अप कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ठीक है, तो ये कितने होंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हम कैसे करते हैं, तो इसकी डेरिवेशन करने के लिए हम ऐसे करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए ये स्पेस थी, ये स्पेस थी, और इस स्पेस में हम इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आए, ऐसे चार्ज को लेके आए। उस चार्ज का नाम था Q1। तो जैसे मैंने आपको समझाया, तो हमें Q1 को इन्फिनिटी से इस स्पेस में लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, आंसर है जीरो करना पड़ा, राइट। तो हम लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखिए, राइट डाउन, लेट अ पॉइंट चार्ज Q1, let a point charge Q1 is at rest at point P1। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट P1 है। तो इसको हम कैसे लेके आए Q1 को, इट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से हम इसको लेके आए हैं, राइट। बट वर्क डन कितना हो गया, बट सिंस देयर इज नो अदर चार्ज प्रेजेंट, इन स्पेस, जब हम इसको लेके आए हैं तो स्पेस में कोई और चार्ज नहीं प्रेजेंट था, तो वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन in moving this charge, work done in moving charge Q1 to P1 is 0। तो पहली बात, हमें कोई वर्क नहीं, सिंपल सी बात है, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, डन। हाँ जी, हाँ जी, है ना। देखिए, जब हम फिजिक्स की वो डेरिवेशन करते हैं ना, हमें एक आइडियल सिचुएशन बना के चलना पड़ता है। अब तो आप ये भी मुझे कह सकते हो कि सर जब इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे तो स्पेस में कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कहीं चार्ज ही नहीं मिला, है ना। नहीं, तो हमें जब एक डेरिवेशन करनी पड़ती है ना, तो हमें कोई इनिशियल में कोई चीज़ लेके आनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि एक चार्ज आया पहले, राइट, तो कोई वर्क नहीं कर, अब दूसरा चार्ज उसकी प्रेजेंस में आया तो कितना, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, है ना। अब ये मैंने क्यों कहा कि मान लो कि पहला चार्ज जब इन्फिनिटी से आया, मान लीजिए उसी टाइम पे ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, मतलब ऑलरेडी कहीं चार्ज पड़ा हुआ था। ठीक है, तो हम कह देंगे ठीक है जी, अगर चार्ज पड़ा हुआ था तो उसका वही फॉर्मूला बन जाएगा जो सेकंड चार्ज जब इसकी प्रेजेंस में आएगा तब वो जो फॉर्मूला होगा। तो हमने कहीं ना कहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है आगे जाके, अभी आपने चलो मुझे पूछ ही लिया, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक चार्ज आप इन्फिनिटी से लेके आए, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से लेके आए यहाँ पे P1 पे, लेकिन जब वहां पे P1 पे लेके आए ना, तो P1 पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी ऐसे, तो आप P1 पे ले आए। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा चार्ज लेके आए यहाँ पे, ठीक है, फिर तीसरा चार्ज लेके आए। तो क्वेश्चन होगा, जब पहला चार्ज आप यहाँ पे P1 पे लेके आए हो तो क्या आपको वर्क करना पड़ा होगा या नहीं करना पड़ा होगा। तो अब आंसर आएगा कि हाँ जी, आपको पहला चार्ज जब लेके आओगे तब भी वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज उस टाइम पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, पहले नहीं कर रही थी, पहले हम मान के नहीं चल रहे हैं। जैसे कि आप मुझे कह रहे हो कि थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, वो थोड़ा बहुत अब यहाँ पे आ जाएगा कि मान लो कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कहीं इलेक्ट्रिक, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बनती होती है जब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चार्ज पड़ा हुआ होगा। तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि हाँ, जब अगर आप चार्ज यहाँ पे लेके आए होगे, अगर वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपको वर्क
करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर हम पहले इक्वेशन को इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे ना तो फिर इजी पार्ट समझना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम इजी बनाते हैं, फिर हल्का हल्का उसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे, ठीक है। ओके, तो पहले हमने ये एजम्पशन डाल दी कि हमारे पास स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, तो वर्क डन जो करना पड़ा Q1 पे वो 0 था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। अब क्या हुआ, मान लो अब हम दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं। लेट Q2 be the another charge moved in same space to point P2 ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक और चार्ज यहां से लेके आए इस स्पेस के अंदर, कहीं से इन्फिनिटी से लेके आए ये भी हम, और इस पॉइंट पे ले आए Q2 और ये पॉइंट का नाम था P2, ठीक है। तो जब आप इसको यहां पे लेके आए तो ऑब्वियसली उस चार्ज के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे बताओ कि जब आप इसको यहां पे लेके आओगे, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि Q1 इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, ये आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली, बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ भी मत करना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वो देखना। देखो, जब आप यहाँ पे Q1 ले आए, अब Q1 क्या कर रहा है, Q1 अपना यहाँ पे ना पोटेंशियल बनाना शुरू कर गया। इसको इमेजिन करो जैसे जैसे कहते हैं ना, मान लो सनलाइट है, बल्ब है, तो वो अपनी सनलाइट छोड़ना शुरू कर दिया, उसने अपनी लाइट छोड़नी शुरू कर दी, मतलब इसने अपना पोटेंशियल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, ऐसे बनाया, तो ये सारे पोटेंशियल बन रहे हैं Q1 के कारण। अब क्या हुआ, मुझे पता करना है कि ये जो P2 पॉइंट है, इस P2 पॉइंट पे जो यहां से डिस्टेंस मान लो R12 है, तो मुझे पता करना है कि R12 पे ये वाला चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो चार्ज है वो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, आपको पता है सभी को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। समझो बात को, चार था, वो अपनी जैसे रेंज छोड़ रहा है, शक्तियां छोड़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमें पता करना है कि यहाँ पे उसकी शक्ति कितनी है, यहाँ पे उसका पोटेंशियल कितना है, ये जो चार्ज आपने रखा था, ठीक है। तो हमने कहा 1/4, यहाँ पे इसकी शक्ति कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 सोर्स चार्ज डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। तो हमें पोटेंशियल पता लग गया, ठीक है। तो हम पहले वो वाली लिखते हैं बात, हम लिखते हैं कि वो जो चार्ज Q1 है वो कितना पोटेंशियल बनाएगा, पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय Q1 एट डिस्टेंस P2 एट डिस्टेंस R12 एट पॉइंट P2। तो ये यहां पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, इसकी कितनी शक्ति होगी, राइट, कितनी स्ट्रेंथ होगी P2 पॉइंट पे। तो हमने कहा पता कर लेते हैं। तो वो हमारे पास होगी पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R12। अब इतनी शक्ति थी यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे पता करना चाहते तो और आनी थी वैल्यू, है ना, R की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे पता करते तो और आंसर आएगा। चलो, अब उसकी इतनी शक्ति है उसके पास। अब क्या हुआ, अब हम यहां से चार्ज इसके अंदर लेके आने जा रहे हैं P2 पॉइंट पे। तो मुझे बताओ कि जब आप यहां इन्फिनिटी से P2 पॉइंट पे चार्ज लेके जाओगे, तो अगर वो चार्ज की वैल्यू मान लो Q2 है, दैट इज अ टेस्ट चार्ज, तो उस Q2 के ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा। Q2 अंदर लेके जा रहे हो, कहां पे लेके जा रहे हो, इस शक्ति के अंदर, इस रेंज के अंदर, तो आपको Q2 के ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, वर्क डन इज, याद है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कितना हो गया, पोटेंशियल। तो आपके पास पोटेंशियल है और आपके पास ये चार्ज भी है, ये टेस्ट चार्ज। ये मैं चीज बता रहा हूं ना, ये कंसेप्ट बहुत इजी है और ये बेसिक से समझ लेना। हम हर बार ऐसे ही करते हैं, आपको देखना उसमें क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे। पहले किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, जैसे मैंने आपको याद है उस दिन रितेश की एग्जाम्पल लेके कहा था, मैंने कहा कि जिस पॉइंट पे भी आपको निकालना है पोटेंशियल, वहां पे एक्चुअल में चार्ज का होना प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको किसी बंदे का कैलिबर जानना है तो आपको एक्चुअल में उसको उस पोजीशन पे नहीं पहुंचाना कि वो, मान लो कि मैं कहता हूं यार ये प्राइम मिनिस्टर बन सकता है,
दैट डजंट मीन कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ये उसका पोटेंशियल है, राइट। अगर आपको उसको प्राइम मिनिस्टर वाली पोजीशन तक लेके जाना है तो बताओ उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, उस पॉइंट पे कितना उसका पोटेंशियल था, मतलब प्राइम मिनिस्टर वाली पोजीशन मल्टीप्लाई बाय उस बंदे की अपनी वैल्यू, जैसे यहाँ पे Q2 आ गया, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे वर्क डन टू मूव चार्ज Q2 एट टू पॉइंट P2। तो अगर हमें P2 पॉइंट पे लेके जाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले पोटेंशियल निकाल लो फिर वहां से वर्क डन निकाल लो। तो वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, वर्क डन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वो होगा, साइड पे लिख देते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बन गया V मल्टीप्लाई बाय Q2। अब V का फॉर्मूला डाल दो, Q1 अपॉन R12 और साथ में मल्टीप्लाई कर दो Q2, राइट। और जैसे हम लास्ट में बोलते होते हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज potential energy between two charges, therefore potential energy को potential energy U से डिनोट करेंगे, इक्वल्स फॉर्मूला बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1। आ गया Q1 Q2 दोनों आगे चार्जेस। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब आना वही वाला जो आप पॉइंट कह रहे थे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया जितना आपको वर्क डन करना पड़ा इसको यहां से यहां तक लेके आने के लिए, वो प्लस जितना आपको वर्क डन करना पड़ा इसको यहां से यहां तक लेके आने के लिए। तो यहां से यहां तक लेके आने के लिए ये राइट नाउ हमारे पास कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो वो जीरो होगा, और ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो हम लिखेंगे टोटल सिस्टम इक्वल्स, तो ये कितना आएगा, इक्वल्स, राइट डाउन, वर्क डन in carrying charge Q1 from space from infinity plus work done in carrying charge Q2 to point P2। So this is 0 plus वही सेम वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ऑन R1। देयरफॉर फाइनल जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, सेम फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। देखो ये जो फॉर्मूला आया फिर से, ये जाना पहचाना फॉर्मूला ही है, अब R² नहीं है, कहीं पे सोर्स चार्ज है, एक चार्ज है, दो चार्ज नहीं है, इसमें दो चार्ज हैं, R² नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आ गया दो चार्जेस का। अगर मैं इसका एक स्पेशल केस आपसे पूछ लूं, और वो भी सिंपल से ही है, अगर मैं कह दूं कि हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं, 3 पॉइंट चार्जेस assembled एट अ लोकेशन, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो 3 पॉइंट चार्जेस जैसे मर्जी बना लो, ट्रायंगल बनाना है ट्रायंगल बना लो, जैसे मान लो ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है Q1 2 3 और ये है हमारे पास R12 R13 R23।
तो वो कह रहा है कि जी ये बताओ कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मेरे हिसाब से अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे पहले दो चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्जेस के बीच में निकलेगी, हमेशा दो चार्जेस। जैसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आएगी यू ए बी, इसको ए बोल दो, ये बी एंड सी, प्लस यू बी सी यू ए सी। हमेशा दो चार्जेस के बीच में फॉर्मूला लगेगा, तीन चार्जेस का इकट्ठा फॉर्मूला नहीं लगेगा, राइट। मतलब आप अलग अलग करोगे, 1/4πε0 दो चार्जेस का प्रोडक्ट, उनके बीच का डिस्टेंस, फिर 1/4πε0 दो चार्जेस के प्रोडक्ट, उनके बीच का डिस्टेंस, और फिर से 1/4πε0 दो चार्जेस का प्रोडक्ट, उनके बीच का डिस्टेंस। तो आपके पास ये सिंपल सा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q1 Q3 अपॉन R1। ऐसे आप पोटेंशियल एनर्जी 3 पॉइंट चार्जेस हों, 4 पॉइंट चार्जेस हों, किसी का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखना है 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये ऐड ऑन होती जाएंगी जितने भी ज़्यादा चार्जेस होंगे। अब इसका ही एक और केस, स्पेशल केस, तो यहाँ पे हम एक नोट डालने वाले हैं। अब वही चीज़ जो मैं आपको पहले हम डिस्कस कर रहे थे वही, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, उसके बीच में यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है Q1 और यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है Q2। तो आपसे पूछा गया कि बताइए जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम मतलब इस पूरे का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हाँ हाँ, सम वैल्यू एक है, हाँ सम करेंगे वैसे, ठीक है। चलो हम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R12, R12। तो आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लें, यहाँ पे हमें लिखना है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। लेकिन यहाँ पे एक चीज अलग दे दी उसने, Q1 एंड Q2, यस यस एग्जैक्टली, Q1 एंड Q2 separated by distance r, separated by distance r12, बट एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दी, placed in uniform external electric field। placed in uniform external electric field। ओके, चलो मैं आपको ये इसका हिंट देता हूं, आप मुझे आंसर बताना। मान लो यहां पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल वंस अगेन, मतलब हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, राइट, ठीक है। आपको पता है कि यहां पे और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होंगे। याद है हमने किया था कभी 60-40 में, वही एग्जांपल मुझे याद आ रही है 40-60। इसका मतलब दो पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 40 है और यहाँ पे मान लीजिए 60 है, मान लीजिए, राइट, लेट्स से कुछ ऐसे है। अब अगर यहाँ पे 60 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 60 होगा, और यहाँ पे अगर 40 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 40 होगा। सेम चीज बना रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऐसे लीनियरली ऊपर नीचे जाओगे ना तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी ऊपर नीचे जाओगे पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आप ऐसे मूव करोगे तब पोटेंशियल चेंज होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई पोटेंशियल है, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है V1 और यहाँ पे पोटेंशियल है V2। पता नहीं मुझे ये 40 था कि ये 60 था, या उल्टा था, मे बी ये 40 था कि ये 60 था, लेकिन ये एक बात श्योर है कि इन दोनों में पोटेंशियल में डिफरेंस जरूर होगा।
जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी V1, यहाँ पे वैल्यू दे दी V2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हमने दे दी V1 और यहाँ पे वैल्यू दे दी हमने V2। आप मुझे बताओ, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछता हूं, ये वाली डायग्राम थी, ठीक है। पोटेंशियल याद है ना, पोटेंशियल होने के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है। यहां पे पोटेंशियल है 40 वोल्ट, इट डजंट मीन कि टेस्ट चार्ज यहां पे आ जाए। टेस्ट चार्ज कब आएगा, जब आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। जैसे मैं बोलने वाला हूं कि आपको Q1 को, टेस्ट चार्ज को यहां से लेके आना है इस पॉइंट पे। अब बताओ Q1 के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि वो इस स्पेस में आ जाए। हाँ शाबाश, Q1 इंटू V1, यस वेरी नाइस। हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि वो इसको यहां से, अब हाँ ना वही चीज, अगर ये स्पेस होती और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो वर्क डन का आंसर आना था 0। लेकिन अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, जिसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल भी बन गया, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल है, तो आपने Q1 को यहाँ पे लेके आने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो आपने कितना वर्क किया यहाँ पे, Q1 V1, वेरी नाइस गुड। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे चार्ज है कहीं पे Q2 और आपको उसको यहाँ पे लेके आना है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा बताओ। एक तो करना पड़ेगा Q2 इंटू V2, बिल्कुल सही, और भी कोई करना पड़ेगा, यस क्योंकि आप जब इसको यहां पे लेके आ रहे हो तो ये ऑलरेडी आ चुका है, तो ये वही अपनी शक्तियां फिर बना रहा है। तो जब ये अपनी शक्तियां बना रहा है तो यहां पे भी कोई ना कोई बनाएगा। तो जब आप इसको यहां पे लेके आओगे तो इसको दो वर्क करने पड़ेंगे। एक तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बना था उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, और एक ये अपनी जो शक्तियां बना रहा था उसको रेजिस्ट करने के लिए भी करना पड़ेगा। और ये जो शक्तियां बनाता है उसके कारण जब ये चार्ज यहां पे आएगा तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, 0 नहीं आती है, ये आती है। ये कहां गई जो हमने लिखी थी, ये वाली। जैसे कि अगर आप ये चार्ज बाहर से यहां तक लेके आओगे तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, उतना ही वर्क डन करना पड़ा जितना इन दोनों के बीच में फाइनली एनर्जी आ गई। और वो एनर्जी कितनी आई थी, हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सो एंड सो Q1 Q2 अपॉन R। तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि एक तो आपको वर्क डन करना पड़ा, टू मूव Q1 to move Q1 inside the electric field to a point having potential V1, मतलब इतनी बड़ी लाइन का सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि Q1 को आपको मूव करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा, उतना वर्क करना पड़ा कि जितना V1 तक पहुंचने, इस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए उसको करना पड़ेगा, वो होगा टोटल वर्क डन Q1 के लिए, ठीक है। दूसरा वर्क कितना करना पड़ा, प्लस वर्क डन टू मूव Q2 सेम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आना है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे टू ए पॉइंट हैविंग पोटेंशियल V2, इसको अंदर लेके आना है। तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है मैं जी इतना पोटेंशियल बना रही हूं, तो उतना उस पोटेंशियल को रेजिस्ट करने के लिए इसको वर्क करना पड़ेगा। और सेकेंडली इसको एक और काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां पे आ गया तो इसको ये जो Q1 ये जो अपना पोटेंशियल बना रहा था उसको भी रेजिस्ट करना पड़ेगा। सो इसका मतलब प्लस वर्क डन टू मूव Q2 inside to move Q2 in the surrounding of Q1, making its own potential। सीधी सी बात है, बहुत इजी वाली बात है। हमारे पास सिंपल सी बात थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करने के लिए ये चार्ज को काम करना पड़ा,
लेकिन इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करने के लिए भी काम करना पड़ा, और इसकी रेजिस्टेंस जो ये जो चार्ज Q1 यहाँ पे आ गया था उसको रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए भी वर्क करना पड़ा। ठीक है जी, तो सारे वर्क हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो बताओ क्या क्या आएगा। पहले वाले का आंसर तो आपने बता ही दिया था। पहले वाला Q1 पे कितना वर्क करना पड़ेगा, Q1V1 Q1V1 इतना करना पड़ेगा। फिर Q2 को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, Q2V2 ये होगा, प्लस प्लस। अब जब ये यहां पे जाएगा तो ये जो पोटेंशियल बना रहा था ये वाला चार्ज, वो कितना बना रहा था, ना 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 ना, ये कितना पोटेंशियल बना रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, पोटेंशियल, पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। लेकिन आपको तो वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Q2 के साथ, क्योंकि Q2 ही तो टेस्ट चार्ज है, राइट। तो यहां पे आ जाएगा Q2, विच सिंपली मीन्स Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज द टोटल वर्क डन। ठीक है ना, ओके। तो जब कोई चार्ज नहीं था तो जीरो लिख देते, यहाँ जीरो जीरो। ठीक है, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी, अब दोनों आंसर साथ में आ जाएंगे, राइट। ठीक है, चलो आप ये कर लो और मुझे ना देखते हैं आपको ये बात कितनी समझ में आ गई। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल है 20 वोल्ट, यहाँ पे है 40 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2 मीटर्स 3 मीटर, राइट। तो एक चार्ज आपको यहाँ पे रखना है और एक चार्ज यहाँ पे रखना है। तो हमारे पास ए पे चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज एट ए इक्वल्स 2 माइक्रोकूलम, चार्ज एट बी इक्वल्स 5 माइक्रोकूलम। तो बताओ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, ये निकालना है। तो बेसिकली आपको कंसेप्ट ही समझना है, आंसर कैलकुलेशन बहुत बाद की बात है। यहाँ पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट। मैं फिर कह रहा हूँ ये जो वर्ड पोटेंशियल है ना, ये बहुत बारी ना बच्चे जो स्टूडेंट्स का दिमाग है वो रेजिस्ट करता है, यार क्या पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब वर्क डन, मैंने आपको पहले लेक्चर से बताया था। पोटेंशियल का मतलब वर्क डन। कौन सा वर्क डन, जो आप टेस्ट चार्ज को वहां पे लेके आने की कोशिश कर रहे हो। जैसे यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 40 वोल्ट है, इसको आप कैसे एनालाइज, दिमाग में कैसे इजी बनाओगे। आप कहोगे कि यार यहाँ पे 20 वोल्ट है, मतलब कि वर्क जो मुझे करना पड़ेगा किसी चार्ज को यहाँ पे लेके आने के लिए वो ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू अगर मुझे यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट पे लेके आने के। ऐसे समझ लो, पोटेंशियल मतलब वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज टू दैट पॉइंट। समझ रहे हो बात, मैं फिर बोल रहा हूं आपके लिए, नए टर्म्स हैं तो याद भी रहेंगे फिर भूलेंगे। पोटेंशियल का मतलब वर्क डन टू मूव द चार्ज टू दैट पॉइंट। अगर पोटेंशियल जीरो मतलब वर्क डन टू मूव द चार्ज टू दिस पॉइंट इज जीरो। अगर पोटेंशियल 20 और पोटेंशियल 40, दैट मीन्स वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज टू दिस पॉइंट इज मच इजियर देन टू मूव द टेस्ट चार्ज टू दिस पॉइंट, राइट। और अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपको एक पोटेंशियल चाहिए और एक टेस्ट चार्ज चाहिए। ठीक है, दोनों की वैल्यू चाहिए, आप वर्क डन निकाल लोगे, राइट। तो मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे, कैसे करोगे। मुझे कंसेप्ट चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए आप क्या लिखोगे, पहली लाइन में लिखोगे क्या। जैसे मैं लिखूंगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इक्वल्स व्हाट,
और इसको सेंटेंस फॉर्म में बोलो, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स। पोटेंशियल फिर आपका दिमाग में कंफ्यूज करेगा, पोटेंशियल मतलब वर्क डन। ओके, तो वर्क डन में मुझे बताओ सेंटेंस में क्या लिखोगे? आप क्या क्या करोगे? प्लस वर्क डन टू मूव व्हाट, विच चार्ज टू मूव। अच्छा यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, अच्छा सॉरी लिखा है, हाँ, वर्क डन टू मूव। मुझे ये फिलअप करवाओ, वर्क डन टू मूव दिस चार्ज टू पॉइंट ए प्लस वर्क डन टू मूव दिस चार्ज टू पॉइंट बी प्लस वर्क डन बिटवीन दीज चार्जेस एंड सो। बस अब मुझे बताओ क्या फिलअप करूंगा मैं यहाँ पे? वर्क डन टू मूव, चार्ज की वैल्यू बोलनी है आपको। वर्क डन टू मूव 2 माइक्रोकूलम, हाँ 2 माइक्रोकूलम चार्ज टू पॉइंट ए। 2 माइक्रोकूलम को आपको पॉइंट ए पे रखना है, ठीक है। फिर वर्क डन टू मूव 5 माइक्रोकूलम चार्ज, क्योंकि हमने लिखा है ना चार्ज बी पे 5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम है। कहाँ से आया? बाहर से आया, यहाँ पे रखा। तो 5 माइक्रोकूलम चार्ज को आपको पॉइंट सी पे रखना है, पॉइंट सी पे रखना है। ओके, पॉइंट सी पे रखना है, ठीक है। प्लस वर्क डन बिटवीन दीज 2 चार्जेस, तो यहाँ पे चार्ज कितना है और यहाँ पे कितना है? 5, 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बनाना। जो आप मुझे बता रहे थे ना 1.4 नहीं करना है। जब तक आपको पूरी तरह क्लैरिटी, आप 10, 15, 20 क्वेश्चन नहीं कर लेते ना, आपको ये चीजें लिखनी है साथ में, ठीक है। आप मुझे बताओ पहले वाले की वैल्यू क्या होगी? वर्क डन टू मूव 2 माइक्रोकूलम चार्ज टू पॉइंट ए। आप 2 माइक्रोकूलम वाला जो चार्ज था उसको पॉइंट ए पे लेके आए, तो बोलो क्या लिखूंगा? कितना वर्क डन करना पड़ा? नहीं, हाँ, चार्ज इनटू, तो वर्क डन कितना करना पड़ा? इट इज ऑलवेज टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो टेस्ट चार्ज कितना था? 2 माइक्रोकूलम, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था? 20। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाय 20 वोल्ट, ये आ गया, राइट। फिर बोलो नेक्स्ट, वर्क डन टू मूव 5 माइक्रोकूलम चार्ज टू पॉइंट सी, टू पॉइंट सी, यस। तो चार्ज पहले कौन सा लेके आए उसकी बात करो, वो था 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम इस चार्ज को लेके आए आप यहाँ पे, ठीक है। और सी पॉइंट पे लेके आए, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था? 40 वोल्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाय 40 वोल्ट, राइट। अच्छा, प्लस अब तीसरी वैल्यू, वर्क डन बिटवीन दीज 2 चार्जेस, इन दोनों के बीच में वर्क कितना हुआ? अभिनंदन बेटा ध्यान कितने है? बिल्कुल ध्यान नहीं हैगा, बिल्कुल मस्त है मैं दूं आज। हाँ जी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब मुझे ये नहीं पता कितना है, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, बोलो आगे। Q1 Q2 क्या करेंगे हम यहाँ पे? 2 × 5, 2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय, ओके 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 ओके, लेट जस्ट, और रुक जाओ, नहीं 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं, और रुक जाओ 1 मिनट, 3 नहीं आएगा, ये डिस्टेंस डिफरेंट होगा। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा और तरह फ्रेम करना था। आप यहाँ पे ना चार्ज एट बी लिखा हुआ है ना? नहीं 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 नहीं, हम सारा कुछ यहाँ पे सारा कुछ ओके कर रहे हैं। ये चार्ज बी पे आना था, हमने ना बी पे रखना था चार्ज, हम बी पे रख रहे हैं। मैंने आपको क्या समझाना था, आपको आई थिंक पता है, वो चीज़ हमने कल की थी। तो हमने बी पे लेके आ रहे हैं, तो बी पे लेके आ रहे हैं, तो पॉइंट बी पे लेके आ रहे हैं, सी पे नहीं, बी पे लेके आ रहे हैं। पोटेंशियल सी का दिया हुआ है। अच्छा हाँ, बस मुझे ये समझाना था आपको कि अगर आप यहाँ पे लेके आ रहे हो तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है। तो हमने कहा था वर्टिकल लाइन में पोटेंशियल चेंज नहीं होता,
तो अगर यहाँ पे 40 दिया है तो ऑब्वियसली ये भी 40 होगा, राइट। तो ये 40 होगा, तो हम जो लिखा है हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। और तीसरा हम लिखना था इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो 3 होगा। अगर आप ये डिस्टेंस लेते वो आप 3 नहीं ले सकते, वो 3 नहीं ले सकते, वो डिस्टेंस डेफिनेटली चेंज होगा। पोटेंशियल सेम होता है, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली ये अलग होगा, ये आप कैसे कह दोगे 3 मीटर होगा, है ना। तो ठीक है, हमने ए और बी में निकालना था तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिवाइड बाई 3, राइट। पक्का क्लियर है? चलो बस इसको सॉल्व नहीं करना, हो गया। नेक्स्ट ये बताओ, ये वाला आंसर बताओ, इसको इतना नोट कर लो बस, आगे नहीं करना कुछ। ओके, आपके पास 4 चार्जेस पड़े हैं, +2 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। लेके कहीं नहीं आना है, ये लेके ही आए हैं। हम एक -3 माइक्रोकूलम इनफिनिटी से यहां तक लेके आए, याद है हम लिखा था इन असेंबलिंग द चार्जेस टू दैट स्पेस। तो हमने ये असेंबल किए हैं सारे, पहले अलग अलग थे यहाँ, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अभी आपको इन सभी का पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मान लो ये वैल्यू है 2 मीटर, ये है, बिल्कुल अलग देता हूँ वैल्यू, ये है 6 मीटर, स्क्वायर ही ले लेते हैं, चलो 6 मीटर, 6 मीटर एंड 6 मीटर, ओके फाइन। क्या होगा देखो, अभी ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये वाला फंडा तो खत्म हो गया, ये वाला पहले वाला, ये दोनों खत्म हो गए। ये सिर्फ तभी आएंगे जब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। जब ये खत्म हो गए तो आपके पास फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल बन गया। क्या था फॉर्मूला? सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइड बाय द डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी आएगा जब आपको ऑलरेडी पोटेंशियल गिवन है, और पोटेंशियल तभी गिवन होंगे जब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो पोटेंशियल्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास सिंपल है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, आप 4 यहां से लेके आए, एक वहां से लेके आए, एक यहां से, तो यहां से, तो हमें कुछ इमेजिन नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम? बोलो क्या आएगा। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, मान लीजिए ABCD, अब बोलो V, नहीं पहले V से बोलो, VAB प्लस, हाँ ओके ओके, बस रुक गए ना, रुक गए ना, मुझे पता था आप रुकोगे यहाँ पे। कोई और, ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? यस, ये भी, इसके ऊपर भी तो है इनके दोनों का पोटेंशियल एनर्जी, और ये भी तो है, राइट। तो प्लस VAC प्लस VBD ये आएंगे, राइट। इसको अगर हम निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो VAB मतलब 3 × 4। अच्छा साइन, साइन हम लेंगे कि नहीं लेंगे यहाँ पे? वो क्यों? स्केलर क्वांटिटी है, जहाँ पे स्केलर होता है वहाँ पे साइन साथ में चलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये होगा -4 × -3। तो मैं सिर्फ इसको माइक्रोज में लिख रहा हूँ ताकि सिर्फ आप जो कॉपीज में उतार रहे हो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या, कौन सी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। -4 × -3 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया एक। फिर प्लस, आपने मुझे BC कहा था, दैट इज -3 + 2, ये मल्टीप्लाई होंगे डिवाइड बाई 6। फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, 2 5 डिवाइड बाई 6। फिर 5 और -4 का कॉम्बिनेशन, 5 -4 डिवाइड बाई 6। अब क्या आएगा? पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस ये 2 का कॉम्बिनेशन, -4 2 डिवाइड बाय क्या होगा, ये कितना होगा, AC हो जाएगा 6² + 6² दैट इज 72 का रूट, ठीक है। तो जितना भी आएगा
तो ये आ जाएगा 72 का रूट, फिर प्लस बी डी दैट इज -3 माइक्रोकुलम मल्टीप्लाई बाय 5 माइक्रोकुलम डिवाइड बाय अगेन रूट ऑफ 70। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी। राइट बेटा, अब समझ आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज और डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स दोनों ही आते हैं इसमें। राइट, टाइम चलो बस ठीक है। कल हम थोड़े न्यूमेरिकल रह गए, वो कल करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, और अगर हो गए तो फिर कल नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली कल अगर हो गया तो नेक्स्ट लाइक डे आफ्टर टुमारो कैपेसिटेंस स्टार्ट हो जाएगी।